नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार। एक सवाल, अगर ईरान ने सच में अमेरिका का F-35 गिरा दिया तो अमेरिका अभी तक आखिर चुप क्यों है? और अगर नहीं गिराया है तो ईरान आखिर ये झूठ क्यों बोले जा रहा है? क्या फायदे हैं इसके? दोनों सवालों के जवाब एक ही जगह मिलते हैं और वो है प्रोपेगेंडा की साइकोलॉजी, और उसी में मिलते हैं। और आज हम एग्जैक्टली वही समझेंगे, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है उसमें हर क्लेम और हर थ्रेट और हर ब्रेकिंग न्यूज एक यहाँ पर केयरफुली कैलकुलेटेड मूव लगता है। और जो लोग सिर्फ यहाँ पर हेडलाइंस को पढ़ा करते हैं और वो इस गेम को समझ ही नहीं पा रहे हैं। और आज हम तीन चीजें करते हैं। पहले F-35 वाले क्लेम को फैक्चुअली डिसेक्ट करते हैं, और नंबर दूसरा यहाँ पर ईरान और अमेरिका दोनों के असली मोटिव्स को समझते हैं, और तीसरा यहाँ पर हॉर्मुज का आखिर असली खेल क्या है वो हम यहाँ पर डिकोड करते हैं। दोस्तों, पहले समझते हैं कि F-35 एग्जैक्टली क्या है और क्यों ये क्लेम इतना बड़ा है। F-35 एक 5th जनरेशन स्टील्थ एयरक्राफ्ट है, और इसका मतलब आखिर क्या है? ये रडार पर प्रैक्टिकली इनविजिबल रहता है, और इसकी रडार क्रॉस सेक्शन एक गोल्फ के बॉल के बराबर है। और दुनिया के जितने भी कन्वेंशनल एयर डिफेंस सिस्टम हुआ करते हैं, चाहे S-300 हो, BUK हो, TOR हो, उनके लिए F-35 को ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल होता है। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल तो नहीं होता है, लेकिन इम्पॉसिबल भी होता है। तो फिर ईरान ने क्लेम किया कैसे है? तीन पॉसिबिलिटीज यहाँ पर लगती है। पहली, ईरान ने जिनोली कोई यहाँ पर एडवांस सिस्टम को यूज किया हुआ है, लेकिन ईरान के पास अभी जो यहाँ पर कंफर्म्ड एयर डिफेंस सिस्टम है वो मोस्टली यहाँ पर रशिया से यहाँ पर सप्लाइड हुआ है, यानी कि पुराना वाला सिस्टम है, ओल्ड सिस्टम है। और उन्होंने खुद कोई यहाँ पर 5th जनरेशन काउंटर टेक्नोलॉजी पब्लिकली यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट किया ही नहीं है। नंबर दूसरी, प्लेन किसी और वजह से यहाँ पर क्रैश हो चुका है, मैकेनिकल फेलियर हो सकता है, पायलट एरर हो सकती है, और ईरान ने यहाँ पर क्रेडिट को ले लिया। तीसरी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूरे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जैसा लगता है। ईरान जानता है कि F-35 का नाम सुन के वेस्टर्न मीडिया जो है उसमें हलचल मच जाएगी, और ये चाहता है कि अमेरिका यहाँ पर डिफेंसिव पोजीशन में आ जाए और इंटरनली इन्वेस्टिगेट को करे, और ग्लोबली ये मैसेज यहाँ पर जाए कि ईरान यहाँ पर कैपेबल है। और देखो, हुआ भी वही है, क्योंकि हम सब यही तो डिस्कस करे जा रहे हैं। अब यहाँ पर अब अमेरिका की चुप्पी पर आ जाते हैं। अमेरिका ने ऑफिशियली यहाँ पर कोई कंफर्म नहीं किया है, ना ही यहाँ पर कोई डिनाई किया है। ये भी एक कैलकुलेटेड मूव लगता है, क्योंकि अगर अमेरिका ये कहता है कि यहाँ पर झूठ है तो वो ईरान को फ्री मीडिया कवरेज दे देगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? और ये कहता है कि ये सच है तो फिर यहाँ पर मैसिव पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट हो जाती है। तो साइलेंस ही सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है ना? क्योंकि शॉर्ट टर्म में अब सीधा ये पूछो कि ईरान ये सब कर क्यों रहा है आखिर यहाँ पर? क्या वो सच में अमेरिका से लड़ना चाहता है? और मेरा यहाँ पर मानना है कि नहीं लड़ना चाहता है, और ये समझना बहुत जरूरी है। सैंक्शंस की वजह से उनकी इकोनॉमी यहाँ पर प्रेशर में चल रही है, और करेंसी यहाँ पर वीक हो गई है, और पब्लिक में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा चल रहा है। एक फुल स्केल वॉर ईरान अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। तो फिर ये एस्केलेशन आखिर क्यों हो रहा है? क्योंकि ईरान का गोल यहाँ पर युद्ध नहीं है, ईरान का गोल यहाँ पर निगोशिएटिंग लिवरेज को करना है। जितना ज्यादा तुम यहाँ पर डरोगे उतना ज्यादा ईरान को डिप्लोमेटिक टेबल पर पावर मिल जाएगी। ये क्लासिकल मैडमैन स्ट्रेटेजी लगती है। इतना अनप्रिडिक्टेबल दिखाओ कि दूसरा साइड पहले बात करने आ जाए, और हर थ्रेट, हर मिसाइल, हर डाउन डिजर्ट का क्लेम, ये सब ईरान की बार्गेनिंग चिप लगती है। न्यूक्लियर डील पे वापस आना, सैंक्शन को हटवाना, यही एंड गोल है। अब अमेरिका की तरफ आ जाते हैं। ट्रंप का हॉर्मुज खोलेंगे वाला बयान, तेल पर कब्जा करेंगे वाला बयान, ये फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल भी नहीं लगती है, ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स लगती है। अमेरिका में इन्फ्लेशन है, एनर्जी प्राइसेस हाई चल रही हैं, एक स्ट्रॉन्ग लीडर वाली इमेज भी तो मेंटेन करनी है ट्रंप साहब को। ये बयान यूएस वोटर्स के लिए ही होता है और वर्ल्ड लीडर्स के तो बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन इसका एक डेंजर साइड इफेक्ट भी जाता है। जब तुम पब्लिकली इतने एग्रेसिव बात को करते हैं तो ईरान को भी डोमेस्टिकली स्ट्रांग दिखाना पड़ता है। दोनों साइड से एक एस्केलेशन स्पाइरल में चल रहे हैं, जहां कोई पीछे नहीं हट रहा है।
अब हॉर्मुज पर आ जाते हैं और ये पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद अगर हो जाता है तो ग्लोबली आखिर यहाँ पर क्या होगा, ऑयल प्राइसेस डबल हो सकती है, डेफिनेटली होगी, और यूरोप, एशिया, इंडिया सब अफेक्टेड होंगे। ग्लोबली तौर पर यहाँ पर रिस्क रियल हो जाएगा। तो क्या ईरान सच में ये कर सकता है यहाँ पर? और फौज के तौर पर हाँ, ईरान के पास माइंस हैं, मिसाइल्स हैं, स्मॉल फास्ट बोट्स हैं जो टैंकर्स को डिसरप्ट कर सकती हैं। 2019 में उन्होंने टैंकर्स अटैक किए थे और ये कैपेबिलिटी रियल लगती है और हो रहा है ऐसा। लेकिन स्ट्रेटेजिकली ईरान खुद हॉर्मुज का एक वो लगता है, प्रिजनर लगता है। ईरान का अपना तेल भी तो वहीं से एक्सपोर्ट होता है, इसी स्टेट से जाता है। अगर ये बंद हो जाता तो ईरान की इकोनॉमी सबसे पहले डूब जाएगी। तो ये थ्रेट एक यहाँ पर अल्टीमेटम है, सुसाइड नोट नहीं है। अब 60 देशों की मीटिंग पे आ जाते हैं। ब्रिटेन की पहल पे ये मीटिंग हुई है। ये सिग्नल है कि वर्ल्ड पावर्स समझ रहे हैं कि अगर हॉर्मुज डिसरप्ट हो जाता है तो यहाँ पर चेन रिएक्शन आखिर क्या होगी। लेकिन एक मीटिंग से कुछ भी होने वाला नहीं है जब तक कोई यहाँ पर कॉन्क्रीट एक्शन नहीं होगा। और भारत में, इंडिया में विक्रम मिश्री साहब ने जो कहा है वो भारत के बारे में कहा, भारत के नागरिकों के बारे में कहा, और जो उन्होंने कहा ये एक डिप्लोमेटिक प्रेशर टैक्टिक तो हो सकता है। और इंडिया इस कॉन्फ्लिक्ट में यहाँ पर न्यूट्रल रहना चाहता है और रहेगा भी। चाइना से डील हमको करनी है, रशिया से हमको रिलेशन रखने हैं और अमेरिका से भी हमको रिलेशन रखने हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट ईरान और अमेरिका दोनों को मैसेज ये था कि भारत की, इंडिया की जो इमेज है इस गेम में नहीं है। ये पार्ट मोस्ट यहाँ पर अंडर रिपोर्टेड है और इंडिया के लिए सबसे रिलेवेंट भी है। इंडिया का ईरान से सीधा रिश्ता है और चाबार प्रोजेक्ट का डील चल रहा है, चाबार पोर्ट का, जो इंडिया ने ईरान के साथ की हुई है। वो सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंचने का हमारा सबसे सॉलिड जो है ना वो रूट है। अगर ईरान और यूएस कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर बढ़ जाता है और सैंक्शंस यहाँ पर टाइट हो जाते हैं और ये डील खत्म हो सकती है, इफेक्ट हो सकती है। और नंबर दूसरा, यहाँ पर भारत अपनी ऑयल का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा गल्फ कंट्रीज से ही खरीदता आया है। अगर हॉर्मुज डिसरप्ट होता है या गल्फ में यहाँ पर इनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है तो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी डायरेक्टली यहाँ पर अफेक्टेड हो जाएगी। और नंबर तीसरा, इंडियन वर्कर्स के लिए गल्फ में 80 लाख से ज्यादा भारतीय काम किया करते हैं। अगर वहाँ हालात बिगड़ जाए तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पर एवैक्यूएशन की जरूरत पड़ेगी और ऐसा भारत सरकार कर भी रही है। ये इंडिया के लिए बड़ा यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन और इकोनॉमिक प्रॉब्लम जरूर होगा। तो भारत की यहाँ पर जो चुप रहने वाली स्ट्रेटेजी यहाँ पर नहीं है और भारत के पास कोई ज़्यादा ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं लगते हैं और अमेरिका को नाराज भी हम नहीं कर सकते हैं और ईरान को यहाँ पर एलिनेट भी नहीं कर सकते हैं। रशिया ऑलरेडी यूक्रेन के बाद यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। ये एक ऐसी सिचुएशन हो चुकी है जहाँ इंडिया की बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है कि क्वाइटली यहाँ पर मीडिएट करो और पब्लिकली यहाँ पर न्यूट्रल रहो और अपनी इंटरेस्ट को बचाना है। तो आखिर में यहाँ पर क्या ये वॉर और ज़्यादा बढ़ेगी? मेरा जो यहाँ पर मानना है, फुल स्केल वॉर की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी अभी भी लो चल रही है क्योंकि दोनों साइड्स को उसकी ज़रूरत नहीं है। और ईरान को यहाँ पर चाहिए क्या? सैंक्शंस, रिलीफ और सर्वाइवल चाहिए और वार से वो नहीं मिलेगा। अमेरिका को क्या चाहिए? अमेरिका को चाहिए कि डोमेस्टिक पॉलिटिकल जीतना है और ऑयल की स्टेबिलिटी लेनी है। वार से वो भी नहीं मिलने वाला। लेकिन और ये इंपॉर्टेंट है, क्या है? एस्केलेशन स्पाइरल में एक पॉइंट ये आता है कि जहां कोई एक यहाँ पर मिस कैलकुलेशन होता है और एक डाउन जेट, एक गलत मिसाइल और चीजें हाथ से यहाँ पर निकल जाती हैं। इतिहास में वार्स वहां से शुरू नहीं होती जहां दोनों साइड्स चाहती हैं। वार्स वहां से शुरू होती है जहां दोनों साइड्स सोचती हैं दूसरा पीछे हट जाएगा वाला सिस्टम। तो ये सब सिर्फ एक वॉर का ड्रामा नहीं है, ये एक डेंजरस वो ताश के पत्ते वाला गेम लगता है जहां दोनों प्लेयर्स के हाथ में कार्ड्स कम हैं लेकिन दोनों दिखावा ज्यादा किए जा रहे हैं। और जब तक एक ब्लफ कॉल नहीं होता है दुनिया यहाँ पर वेट तो कर ही रही है। तो मेरे दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।